आप सबके। मैं श्री राजेश। आज की बात आप सबसे हिंदी में। बहुत सारे मित्रों का फ़ोन और मैसेज आया कि भोजपुरी में आप जो कर रहे हैं वो प्रशंसनीय तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हिंदी में भी संवाद होना चाहिए। और वर्तमान दौर में जिस तरह की परिस्थितियां पनपी हैं, तरह तरह की राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं हमें झकझोरते हैं और उन मुद्दों पर बात करना जरूरी हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में दोस्तों की जो मांग है वह भी पूरी हो जाएगी और बातें फिर से शुरू हो जाएगी। पिछले लगभग 1 महीने से मैं दूसरे कार्यों में व्यस्त था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन बीच दे देकर एक वीडियो जरूर अपलोड करूं। वह भोजपुरी में भी हो सकती है और हिंदी में भी हो सकती है। तो आज की बात शुरू करने के लिए मैंने 2 चीज़ें देखी हैं। आजकल देश का मिजाज बदल रहा है और हमेशा ये बात कही जा रही है कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई है। तो बात वहीं से शुरू हो। देखा जाए तो बीते 5-6 वर्षों में ही धर्मनिरपेक्षता खतरे में आई है। वास्तव में अगर कहा जाए तो धर्मनिरपेक्षता जब से अपने वजूद में आई है तभी से वो खतरे में है, क्योंकि इसकी नियति ही यही है। क्यों कि धर्म से निरपेक्ष होकर भला हम किसी सकारात्मक परिणति की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं। धर्म के प्रति सापेक्ष हुआ जा सकता है। धर्म के प्रति सापेक्ष न होकर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी अन्य धर्म के प्रति भी जब आप अपने धर्म के प्रति सापेक्ष नहीं होंगे तो फिर किसी दूसरे धर्म के प्रति भी आप न तो उदार होंगे न सहिष्णु हो सकते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वह मानवता को खंडित करने वाला है। धर्म सापेक्ष शब्द ही अर्थवान है। जब मनुष्य धर्म से ही निरपेक्ष हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि वह पशुता के करीब चला जाएगा और करीब करीब पशु ही बन जाएगा। धर्म को धारण किए बगैर मनुष्यता के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य है कि आरंभ से ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को सर्वधर्म समभाव के समानांतर कृत्रिम रूप से स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया गया, जो कि नितांत आधारहीन है। स्वाभाविक है कि जिसका कोई आधार नहीं होगा वह लंबे समय तक अस्तित्व में टिका नहीं रह सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अस्तित्व मिट रहा है और यह एक शुभ संकेत है। जब धर्म सापेक्ष मनुष्य होगा तो वह सभी धर्मों के मर्म को समाहित करेगा, महसूस करेगा और सभी धर्मों के प्रति वह श्रद्धावान हो सकेगा। जब तक वह सभी धर्मों के प्रति श्रद्धावान न हो, उससे उस धर्म के सम्मान की, रक्षा की उम्मीद भी भला कैसे की जा सकती है। ऐसा होने लगा है और ऐसा होना एक वैश्विक क्रांति है और इस वैश्विक क्रांति का आगाज भारत से हो चुका है। इस क्रांति के आगाज की जो किरणें हैं वो हमारे आसपास अब दिखने लगी है। इस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने भारत के
जो भूमि पुत्र हैं उनको स्वधर्म की स्वीकारोक्ति से न केवल रोकता था बल्कि अन्य धर्मों के द्वारा इन भूमि पुत्रों के जो धर्मानुयायी हैं उनका मनोवैज्ञानिक शोषण भी करता है। धर्म और राजनीति एक दूसरे से गहरे तक जुड़ा है। धर्म की राजनीति नहीं होती, राजनीति का धर्म होता है। स्वतंत्र भारत में बीते 7 दशक से अगर देखा जाए तो राजनीति धर्म से च्युत हो गई है और धर्म की राजनीति का बोलबाला रहा है। जब राजनीति का धर्म ही खत्म हो जाए तो फिर वह राजनीति प्राणहीन हो जाती है और हम आज उसी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और इसके लिए अगर सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया जाए तो किसको ठहराया जाए? आजादी के बाद से सत्ता प्रतिष्ठान पर विराजमान रहने वाला दल ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन वर्ष 2014 के बाद भारत ने स्वधर्म को पहचाना है। इस पहचान के लिए जो आवश्यक अवयव है वह उपलब्ध कराए गए। हिमालय से हिंद महासागर तक की फिजा अब आक्रांताओं द्वारा प्रतिपादित व्याख्याओं को खारिज कर रहा है और अपनी मूल को परिभाषित करने लगा है। इस नई परिभाषा ने देश के मिजाज को बदला है और यह बदलाव सही दिशा में है। यह प्रमाणित भी होता है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और आक्रांताओं द्वारा प्रतिपादित व्याख्याओं को खाद पानी देने वाले अब लगातार धीरे धीरे रीतने लगे हैं और उसे अब पोषण नहीं मिल रहा। आज कहा जा रहा है कि वर्तमान भारत की सत्ता पर हिंदूवादी सरकार के आने के बाद से ही भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होने लगे हैं। निस्संदेह यह सच है, पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। पड़ोसियों द्वारा अतिक्रमण को अब तक बर्दाश्त किया जाता था, जिसकी वजह से पड़ोसियों के साथ संपर्क अच्छे बने थे, संबंध अच्छे बने थे। लेकिन अब भारत अपने भूभाग का अतिक्रमण करने वालों से अपना भूभाग वापस लेने की बात कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, तो स्वाभाविक है संबंध खराब होंगे। अतीत के सत्ता प्रतिष्ठानों ने वो वर्तमान भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी भी ला दिए। कहा जाता है, एक कहावत भी है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे अतीत के सत्ताधारियों ने हमारे पड़ोसी भी जो नहीं थे उन्हें भी अपना पड़ोसी बना लिया है और उन्हीं नए नए जो पड़ोसी बने हैं उन्हीं पड़ोसियों के साथ 1962 में, 1967 में और 2020 में हमने अपने 1000 से ज्यादा सैनिक उनके साथ संघर्षों में, युद्धों में खोए हैं। देश की सत्ता पर 6 दशक तक शासन करने वाली कांग्रेस जो है उसकी ओर से एक प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री हैं। वह लंबे समय से इस पद के लिए प्रतीक्षारत हैं। वह पूछ रहे हैं कि लद्दाख सीमा पर भारतीय सैनिकों को निशस्त्र किसने भेजा और क्यों भेजा। सवाल अच्छा ही है, लेकिन इस सवाल का जवाब माननीय प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जी को अपने पूर्वज द्वारा किए गए कार्यों के अवलोकन से ही मिल जाएगा। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें थोड़ा श्रम करना पड़ेगा।
जिस चीन की सीमा भारत के किसी भूभाग से नहीं मिलती थी, अब उसके साथ सीमा विवाद हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। तो यह सीमा अस्तित्व में आया कैसे और किसने इसे अस्तित्व में लाया था, यह सवाल भी माननीय प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए। हमारी सीमा चीन के बजाय तिब्बत से मिलती थी, जिसे माननीय प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जी के परनाना देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने माओ जेडोंग को थाली में रखकर परोस दिया था। अक्साई चीन तो बंजर पथरीला जमीन का टुकड़ा था ना, जिसे चीन ने कब्जा लिया। तो उससे लेने के बजाय पंडित नेहरू जी ने संसद में यही बयान दिया था। 2000 से 2014 तक माननीय प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जी आप ही की सरकार सत्ता में थी। तब क्या आपने अक्साई चीन को लेकर कभी कोई बात की? नहीं ना। हाँ, 2008 में आपने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक करार जरूर किया था, जिसे आप और वो दोनों अपने वैचारिकी का आदान प्रदान कर सके। इसी वैचारिकी आदान प्रदान की प्रतिबद्धता की वजह से आप 2017 में दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में चाउमीन और मोमो का आनंद ले रहे थे। उस समय शी जिनपिंग डोकलाम को दखलिया रहे थे। मानसरोवर के रिक्त होने व सांप बिच्छू तक खा जाने वाले चीनियों द्वारा राजहंस को पकाकर खा जाने पर आपके हृदय में कभी कोई दर्द नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि चीनियों का यह कृत्य आपको हृदय विदारक नहीं लगेगा, क्योंकि आप जनेऊ सिर्फ तब धारण करते हैं जब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव सर पर हो। जनेऊ धारण करने के पूर्व आपका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, उससे आप संस्कारित नहीं हैं, और उस संस्कार विहीनता का द्योतक है कि राजहंसों के गर्दन मरोड़े जाने पर आपको दर्द नहीं होता। माननीय प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जी अब आपके चीर साथी की भी बात कर रहे हैं, जिनके साथ आपके गलबहियां शुरू से ही होती रही है। 19 जून 2020 को जब प्रधानमंत्री भारत के लद्दाख सीमा पर हुए विभत्स हिंसक संघर्ष के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उस बैठक में आपकी माताश्री के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा भी मौजूद थे। इस बैठक में डी राजा का सारा ध्यान इस ओर था कि भारत को अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी नहीं करनी चाहिए। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन महोदय डी राजा जी ने चीन के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे लगे कि वो सीमा पर हुई घटना के प्रति वे संवेदनशील हैं। अब डी राजा की ही बात क्या की जाए। भारत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे, एक तरफ से कहा जाए कि भारत में जन्मदाता रहे, नंबूदरी पाद जी की बात करते हैं। 1962 में जब चीन द्वारा असम के रास्ते हमला किया गया, तो उस समय नंबूदरी पाद जी का कहना था कि भारत कहता है कि चीन ने हमला किया, चीन कहता है कि भारत ने हमला किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसकी जांच करेगी और कि हमला किसने किया था। 1962 का जंग बीत गया, हमने काफी कुछ खोया, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमला किसने किया था वह जांच उसने की या नहीं की,
वह उसकी जांच रिपोर्ट अब तक भारतीय जनमानस के सामने नहीं आई है। लेकिन नंबूदरी-पाद जी के उत्तराधिकारी आज भी उसी मन स्थिति में, चूंकि उनकी नाल जो है वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ही तो जुड़ी है। माननीय प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री जी, अब भी समय है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कृपया राजनीति के सिद्धांत और मर्यादाओं के निर्वहन तथा राष्ट्रहित के कुछ पंक्तियों का आप अगर अध्ययन कर लें और उसे अपने आचार विचार में शामिल कर लें, नहीं तो आप सदैव ही प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री ही रह जाएंगे। दरअसल विपक्ष जिस तरह, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर कम्युनिस्ट हो, वर्तमान दौर में यह विरोधी दल होने के नाते हर बात का विरोध करना है, वो तार्किक हो अथवा न हो। तब ऐसे में उस विरोध का कोई औचित्य नहीं रहता और जनता उन विरोधियों का भी विरोध करने लगती है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन क्या ये दोनों दल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं? ऐसे इनका इतिहास भी वैसे ही रहा है कि ये अपने जिम्मेदारियों के प्रति कभी भी संजीदा नहीं रहे और राष्ट्रहित का दिखावा तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रहित कभी होता नहीं। या इनके पहले प्रधानमंत्री के शासन के दौर से भी हम अगर आकलन करें तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। धर्मनिरपेक्षता का लवादा ओढ़कर इन दलों ने जिस तरह के एक अराजक माहौल का सृजन किया था, वह अब जब शांत होने लगा तो इनकी राजनीति सूखने लगी है। अब हमें आपको ये तय करना है कि सरकार जो है सत्ता में है वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही है, नहीं निभा रही है, उस पर तो नजर रखें ही, लेकिन साथ ही साथ अब विपक्ष पर भी नजर रखनी होगी। और इन्हीं बातों के साथ आज का संवाद यहीं विराम देते हैं। प्रणाम।